नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़। यहाँ से अब तक पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर आपको 31 क्लासेस मिल चुकी हैं, ये 32वां क्लास है। पिछले क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को समझा था। इस क्लास में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। एक ज़रूरी चीज़ और कि अगर आप यूपी पीसीएस प्री में अपीयर होने जा रहे हैं, आपने अभी तक पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर नहीं किया है या कह सकते हैं आपकी अच्छी तैयारी नहीं है इस विषय की, तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आप इस पूरी सीरीज को कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस जो हैं हमारी बहुत कम ड्यूरेशन की हैं। बहुत कम टाइम मैंने आपको लिया है यहाँ से चीज़ों को आपके लिए डिलीवर करने में, तो आप बहुत कम समय में अपनी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कवर कर लीजिए और निश्चित रूप से आपको पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी सीरीज से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का जो प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक। जिस तरीके से आपने देखा था, भारत में न्यायपालिका का जो सर्वोच्च स्तर है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें, स्टेट के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च स्तर किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट को माना जाता है। वैसे अगर बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में राज्यों के हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद में आपके जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो राज्यों के अगर रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करें तो राज्य का सबसे सर्वोच्च स्तर जो होता है न्यायपालिका का, वो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान कब किया गया था? 1861 के जो परिषद अधिनियम था, मैंने आपको संवैधानिक विकास पढ़ाया है भारत का, तो वहाँ पर इस अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था, उसके तहत भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया था और इस अधिनियम के तहत मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में 1862 में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों के विषय में क्या बात करता है? ये यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद जो है वो 214 है। अनुच्छेद 216 में क्या बात है? अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, प्रत्येक हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही, तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस बात में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा, तो उसमें वह सलाह लेगा किससे? मुख्य न्यायाधीश से। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे क्या लेगा? सलाह लेगा। राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार केवल किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसी भी हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने जजेस होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 231 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 231 के तहत संसद को एक विशेष पावर दी गई है। विशेष पावर कौन सी दी गई है? कि संसद यदि चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर किसी राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। यानी 2 राज्य हैं, 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है, या फिर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। ये पावर संसद को है, आर्टिकल 231 के अंतर्गत। आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है। और यहाँ पर कुछ ऐसे उच्च न्यायालयों के नाम दिए गए हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करते हैं। जो 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है, ये उनके बारे में है। ठीक है, तो जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय है आपका, ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों की अधिकारिता का निर्वहन करता है। मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन जगहों की जो अधिकारिता है उसका निर्वहन करता है। मद्रास हाई कोर्ट की बात करेंगे तो तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों राज्यों के मामलों को देखता है। गुवाहाटी तो ये असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करता है। केरल
हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप दोनों स्टेट्स की अधिकारिता का निर्वहन करना है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की बात करें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों स्टेट्स के मामलों को देखता है। ऐसे उच्च न्यायालय जो राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है, मतलब जनरली आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट होते हैं वो किसी भी स्टेट की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स भी हैं जो राज्यों की राजधानी में स्थित नहीं है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट देखा होगा आपने जोधपुर में है, मध्य प्रदेश ये आपका जबलपुर में है, ठीक है। तो केरला, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये ऐसे स्टेट्स के नाम हैं जिनके जो हाई कोर्ट हैं वे इनकी राजधानी में नहीं है। अब आती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं और उसकी अर्हताएं। तो ये दी गई हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(2) में, ठीक है। आर्टिकल 217(2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता और अर्हताओं के बारे में उपबंध करता है। अर्हताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और अधिकतम आयु जो उसकी होनी चाहिए 62 वर्ष, मतलब 62 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। 62 वर्ष की आयु उसने पूर्ण न करी हो, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक की अधिकतम आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये 65 वर्ष थी। भारत के राज्य क्षेत्र में या कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में उसने अधिवक्ता का काम किया हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्याय से जुड़े हुए पद पर वह काम किया हो। तो ये जो है अर्हताएं होती हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े हुए प्रावधान अनुच्छेद 217 में किए गए हैं। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति जो होता है उस जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा होता है उनके चीफ जस्टिस की मदद लेता है, उनकी सहायता, उनका परामर्श लेता है। इसके साथ साथ आवश्यकता अगर पड़ती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी इस संबंध में परामर्श लिया जा सकता है। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं चीफ जस्टिस को छोड़ करके हाई कोर्ट के मामले में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 219 आता है। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ से जुड़े हुए प्रावधान दे रखे हैं और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता, राज्यपाल दिलाता है। और अन्य जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल के द्वारा नहीं दिलाई जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उनको शपथ राज्यपाल दिलाएंगे और जितने भी अन्य न्यायाधीश होंगे उनको शपथ उनके किसके द्वारा दिलाई जाएगी? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सॉरी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल को त्यागपत्र नहीं दिया जा सकता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। आर्टिकल 220 इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालय को छोड़कर जहां वह न्यायाधीश था इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। यह प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 220 के अंतर्गत। 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं। 222 में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करके विचार विमर्श करके एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है। यानी न्यायाधीशों के ट्रांसफर के मामले या उनके स्थानांतरण के मामले अनुच्छेद 222 में है। और ये किसको अधिकृत किया गया है? इसके लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किसकी सलाह पर करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 223 पर आते हैं। ये क्या कहता है कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए या अन्य कारणों से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से जो बचे हुए न्यायाधीश हैं उनमें से किसी एक न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है 223 के अंतर्गत। 224 में न्यायालय के बढ़े हुए कार्यों को निपटाने के लिए अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 224 का आर्टिकल जो है ये कहता है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं अपने काम से और फिर अगर आवश्यकता पड़ती है
उनको बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनसे अनुरोध कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। उच्च न्यायालय के कार्यों के बारे में बात करते हैं। 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। राज्य के जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं, एक हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसी निर्णय पर, उसी डिसीजन पर सिमिलर ऑर्डर जो है पारित कर दिए जाते हैं। ये आर्टिकल 215 में कहा गया है। और 227 में उच्च न्यायालय को अपने जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसके नीचे के जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनका निरीक्षण करने का अधिकार है, उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोलिंग की जो पावर दे रखी है वो आर्टिकल 227 में है। 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये आर्टिकल 32 में है। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन की परिस्थिति में रिटें जारी करता है। 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की पावर हाई कोर्ट को दी गई है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। यानी कि कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट है और उस स्टेट के जितने भी अन्य न्यायालय हैं, हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, जिला न्यायालय, अगर वो कोई निर्णय दे देते हैं, कोई डिसीजन पारित कर देते हैं तो उनके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जो है अपील करने का अधिकार रखता है तो उसको सबसे पहले कहाँ पे अपील करनी होगी? उस राज्य के उच्च न्यायालय में। और उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के संबंध में अपील सुनने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। इसके अलावा हाई कोर्ट के मामले में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़ा हुआ एक वीडियो और है और इसी के साथ में आपका जो न्यायपालिका वाला यूनिट है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया, हाई कोर्ट आज कंप्लीट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय और हो जाएंगे तो न्यायपालिका वाली यूनिट आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बस कुछ और छोटी मोटी चीज़ें बची हैं उनको और कवर कर लेंगे 1-2 दिन में। इसी के साथ में आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास से जुड़ा हुआ अपना फीडबैक, रिव्यू, रिस्पॉन्स देना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।